मध्यकाल। इस काल का समय 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। सुविधा के लिए इसको दो विभागों में विभाजित किया गया है। पूर्व मध्यकाल, जिसका समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक, और उत्तर मध्यकाल, जिसका समय 13वीं से 18वीं शताब्दी तक है। यहाँ हम बात करते हैं पूर्व मध्यकाल की। पूर्व मध्यकाल भारतीय संगीत के इतिहास में पूर्व मध्यकाल 8वीं से 13वीं सदी तक माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों के आधार पर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार आजकल राग गायन का प्रचार है, उसी प्रकार उस समय प्रबंध गायन का प्रचार था। इसलिए इस काल को प्रबंध काल भी कहा जा सकता है। उस समय संगीत की अच्छी प्रगति हुई। छोटी बड़ी रियासतों में संगीत को संरक्षण और संगीतज्ञों को आश्रय मिलने से संगीत की खूब प्रगति हुई। परंतु 1000 ईस्वी से भारत के उत्तरी भाग पर मुस्लिम आक्रमण आरंभ हो गए। इन आक्रमणों से भारत अपनी रक्षा न कर सका। इसका प्रभाव यहाँ के निवासियों पर पड़ा और यहाँ आध्यात्मिक विकास शैने शैने समाप्त होने लगा। लगभग 13वीं शताब्दी तक मुस्लिम विजेताओं ने भारत में अपना राज स्थापित कर लिया। धीरे धीरे उनकी सभ्यता, संस्कृति और संगीत का प्रभाव यहाँ पर पड़ने लगा। इसका विशेष प्रभाव उत्तर भारत पर पड़ा, परंतु दक्षिण का विभाग लगभग अछूता रह गया, जिसके फलस्वरूप उत्तर भारत में एक ऐसी संगीत पद्धति का जन्म हुआ जो अपनी प्राचीन संगीत पद्धति से भिन्न प्रतीत होने लगी। यह संगीत का नवीन रूप धीरे धीरे विकसित होकर प्राचीनता से इतना दूर हो गया कि भारत में दो संगीत पद्धतियां हो गईं। एक दक्षिणी संगीत पद्धति और दूसरी उत्तर भारतीय संगीत पद्धति। संगीत का सर्वाधिक विकास अकबर के समय में हुआ। इस काल में जो पुस्तकें उपलब्ध हैं वे निम्नलिखित हैं। नारद कृत संगीत मकरंद, इसका समय 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस ग्रंथ में राग रागनी का निरूपण किया गया है। जयदेव कृत गीत गोविंद, जयदेव कवि होने के साथ साथ गायक भी थे। इस पुस्तक में प्रबंधों और गीतों का संग्रह है जो स्वरलिपिबद्ध नहीं है। शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर, इस काल की सबसे महत्वपूर्ण रचना संस्कृत भाषा में 13वीं शताब्दी में की गई। इस पुस्तक को उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों अपना आधार ग्रंथ मानते हैं। शारंगदेव ने संवादी स्वर का अंतर 8 अथवा 12 श्रुति का माना है, जबकि इसके पूर्व भरत, दत्तिन तथा मतंग ने 9 अथवा 13 श्रुतियों का अंतर माना था। इसमें गंधार ग्राम का विस्तृत वर्णन मिलता है और ताल का भी इसमें विस्तृत निरूपण किया गया है। उत्तर मध्यकाल। इस काल का प्रारंभ 13वीं शताब्दी से होकर 18वीं शताब्दी तक चलता है। इस समय तक उत्तर भारत में मुसलमानों ने अपना राज स्थापित कर लिया था। अधिकतर मुसलमान शासक संगीत प्रेमी थे, अतः उन्होंने दरबार में संगीतज्ञों का आदर किया और कला को प्रोत्साहन दिया। इस युग को संगीत के विकास का युग भी कहा जा सकता है। इस युग में नई गायकी का प्रादुर्भाव हुआ। नए नए राग रागिनी, वाद्यों एवं तालों का आविष्कार हुआ। संगीत के इतिहास की दृष्टि से सन 1296 से सन 1316 ईस्वी तक का समय बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का था। इनके दरबार में अमीर खुसरो नामक एक प्रसिद्ध विद्वान हुए। बहुत दिनों तक आज के प्रचलित वाद्य, तबला और सितार के आविष्कार का श्रेय उन्हीं को दिया जाता था, परंतु खोज के पश्चात यह तथ्य गलत निकला। कहा जाता है कि उन्होंने राग साजगिरी, सरपरदा, राग जिनक, झुमरा, आड़ा चार ताल तथा फरोदस ताल, छोटा ख्याल और तरानों का आविष्कार किया। उस समय के प्रसिद्ध संगीतज्ञों में कल्लीनाथ का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने राग रागनी वर्गीकरण में महत्वपूर्ण कार्य किया। तत्पश्चात संगीत के स्वर्ण युग का समय सन 1556 से 1605 ईस्वी तक का माना जाता है, जो अकबर के शासनकाल का था। अकबर स्वयं महान संगीत प्रेमी था। उसके समय में संगीत का अच्छा प्रचार हुआ। आईने अकबरी के अनुसार नायक बैजू, ताननन, गोपाल तथा सबसे प्रमुख संगीत सम्राट तानसेन उस समय के थे। तानसेन की देन संगीत जगत को बहुत कुछ है। उन्होंने बहुत से रागों की रचना की, जिनमें दरबारी कानड़ा, मियाँ की सारंग, मियाँ मल्हार आदि मुख्य हैं। तानसेन के पश्चात उनकी वंश एवं शिष्य परंपरा सैनी घराने के नाम से विख्यात हुई। तानसेन ने बहुत से ध्रुपद बनाए और कहा जाता है कि उन्होंने कई राग भी सिद्ध किए। अकबर के समय में ही राजा मानसिंह तोमर हुए, जिन्होंने ग्वालियर घराने को जन्म दिया।
अकबर के राज्यकाल में ही महान कवि तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि हुए, जिन्होंने भजनों के द्वारा संगीत का प्रचार किया। दक्षिण में पुंडरीक विट्ठल नामक विद्वान हुए, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। अकबर के पश्चात जहांगीर और शाहजहां का समय आता है, जिनका शासनकाल क्रमशः 1605 से 1627 तक और 1627 से 1685 तक का था। ये दोनों बादशाह संगीत प्रेमी थे। वे संगीतज्ञों का आदर करते थे और बिलास खां, ताज खां आदि प्रसिद्ध संगीतज्ञों को आश्रय दे रखा था। 1650 ईस्वी में पंडित अहोबल कृत संगीत पारिजात नामक ग्रंथ की रचना हुई, जिसमें सर्वप्रथम वीणा के तार पर 12 स्वरों की स्थापना का प्रयत्न किया गया। अहोबल के पश्चात पंडित श्रीनिवास का समय आता है। इनका समय लगभग 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। श्रीनिवास ने राग तत्वविद विबोध नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें वीणा के तार की लंबाई के आधार पर 12 स्वरों की स्थापना का सिद्धांत स्थापित किया गया। मुसलमानों के राज्यकाल में सबसे अधिक संगीत का विरोधी बादशाह औरंगजेब हुआ, जिसका शासनकाल 1685 से 1707 ईस्वी तक का था। उसके संगीतज्ञों को संगीत का त्याग करने के लिए बाध्य कर दिया, वाद्यों को जलवा दिया और संगीत का जनाजा निकलवाया और उसको दफना दिया। इस काल में सबसे मुख्य ग्रंथ चतुर्दंडी प्रकाशिका सन 1660 ईस्वी में दक्षिण के प्रसिद्ध संगीतज्ञ वेंकटमुखी ने लिखी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि एक सप्तक में अधिक से अधिक 72 थाटों की रचना हो सकती है और एक थाट से कुल 484 राग उत्पन्न हो सकते हैं। औरंगजेब के बाद संगीत का फिर अच्छे समय आया, जब मोहम्मद शाह रंगीले का शासनकाल 1719 से 1768 ईस्वी तक का था। वह स्वयं संगीत का बड़ा प्रेमी था। उसके दरबार में सदारंग अदारंग नामक 2 संगीत विद्वान थे, जिन्होंने ख्याल गायकी की रचना की। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुसलमानों का प्रभुत्व धीरे धीरे कम होने लगा और अंग्रेजों की धाक बढ़ने लगी। इस समय केवल रियासतों में संगीत को संरक्षण मिला। उसी समय भारतीय संगीत के इतिहास का नया अध्याय आधुनिक काल प्रारंभ हो गया।